ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष फोन इन कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अधिकतर जो किसान भाई हैं गन्ने की बुआई करते हैं, और जैसा कि जो बसंतकालीन गन्ने की जो बुआई है वो शुरू हो चुकी है। और गन्ने की बुआई करने से पहले कई तरह की जो तैयारी हमें करनी होती है, जैसे कि गन्ने की बिजाई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें, कौन से बीज का चुनाव करें, और जब गन्ने की फसल लग जाए तो और भी क्या बातें हैं जिन्हें कि हमें ध्यान में रखना होता है। तो इसी से संबंधित हमारा आज का विषय है बसंतकालीन गन्ने की बिजाई की विधियां और समस्याएं और समाधान। जी बिल्कुल, गन्ने की पाठशाला है कार्यक्रम, तो विषय भी गन्ने से संबंधित ही होगा। और आज का जो विषय हमारी आरती बहन ने बता दिया है। और इसके अलावा हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से, और डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, विशेषज्ञ हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर से। और बहन भाइयों, इसके अलावा अगर आप कोई आने वाले समय में गन्ने की खेती करना चाहते हैं, उससे संबंधित समस्या है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो सीधे विशेषज्ञों से फ़ोन पर बात करके सवाल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल नीलम बहन, और हम अपने भाइयों को बता दें कि जिन फ़ोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और उनके मन में कोई भी प्रश्न है गन्ने से संबंधित, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23421082। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 23421083। अगर आप अपने मोबाइल से हमें फ़ोन कर रहे हैं तो उससे पहले आप जो है 011 डायल करें, फिर उसके बाद जो हमारा नंबर है उसे आप डायल करें। तो जो भी हमारे बहन भाई हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो गन्ने से संबंधित उनकी कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं और अपने गन्ने की अच्छी पैदावार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने बहन भाइयों को सीधा ले चलते हैं अपने स्टूडियो में विशेषज्ञों के पास। गन्ने की पाठशाला कार्यक्रम में दोनों का स्वागत है। डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर विकास मलिक जी, धन्यवाद। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं और खेती के साथ साथ गन्ने का उत्पादन करते हैं, और विशेष तौर पे जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इस क्षेत्र में ज़्यादातर गन्ने की खेती किसान भाई करते हैं और वो बड़े स्तर पे करते हैं जी। और कुछ गन्ने से गुड़ बनाते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन बहुत से किसान भाई सीधे गन्ने को मिल में भी भेजते हैं। जी जी। और जब गन्ने को मिल में ले जाते हैं तो मिल वाले भी देखते हैं कि भाई गन्ने की परिपक्वता क्या है, कब उसकी बिजाई हुई है, कौन सी किस्म लगाई है, इसका चीनी परता क्या है, उसके हिसाब से उनको कीमत मिलती है। जी। तो डॉक्टर साहब, गन्ने की हमारे किसान भाई बिजाई एक तो शरदकालीन करते हैं जी, जो हो चुकी है और खेतों में किसानों की फसल खड़ी हुई है, और कुछ किसान भाई बसंतकालीन जो समय चल रहा है इस समय बिजाई करते हैं जी। और बहुत से ऐसे किसान भाई भी हैं जो गेहूं काट के भी बिजाई करते हैं। से बसंतकालीन, वो भी बसंतकालीन में ही आता है, लेकिन थोड़ा देर से बिजाई। बसंतकालीन में, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो इस समय बिजाई करना चाहते हैं किसान भाई, तो एक किसान भाई लाइन पे हैं, कहो तो उनका फोन ले लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर जी, नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं रामपाल बोल रहा हूँ सर, कलाड़ी तहसील सिवानी डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा। जी रामपाल जी, क्या सवाल है आपका? गन्ने के लिए पूछ रहा हूँ सर, गन्ना हमारे यहाँ लग जाएगा क्या? वो रेतीली मिट्टी है। आपका भिवानी पड़ता है? राजस्थान से सटा हुआ है वैसे तो हमारा गाँव, तो डिस्ट्रिक्ट तो भिवानी है। जी मलिक जी।
जी, मैं पहले तो गन्ने की फसल लगाने से पूर्व आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी मिट्टी की एक बार जांच करा लें कि आपकी ज़मीन में, जैसे कि आपने अभी बताया कि रेतीली मिट्टी है, जीवाश्म कार्बन की हम उसमें एक बार स्तर देख लें कि किस प्रकार का जीवाश्म कार्बन उसमें है। 0.5 के आसपास यदि उसमें जीवाश्म कार्बन है तो इसका मतलब गन्ने की खेती वहां पर की जा सकती है। अच्छा, दूसरा एक इसी के संदर्भ में एक प्रश्न आता है कि क्या पहले से आप उसमें अन्य फसलों की खेती ले रहे हैं, गेहूं की, धान की या अन्य किसी? हाँ, वो तो नहीं, धान नहीं होता सर हमारे यहाँ, गेहूं, सरसों, गेहूं और सरसों, बाजरा और कपास जी, ये होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सभी रिकमेंड है, यहाँ पर गन्ने की खेती हम कर सकते हैं। थोड़ा सा फसल लगाने से पूर्व आप एक बार मृदा की जांच करा लें और उसके उपरांत आप गन्ने की बुआई करें तो निश्चित तौर पर आपको बसंतकालीन यदि गन्ना बुआई करते हैं तो उत्पादन भी उसमें अच्छा प्राप्त होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे दीमक ज्यादा लगती है सर, दीमक से कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या? दीमक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बर्बेरिया बेसियाना मेटाराइजियम ये कल्चर मिलता है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जो केमिकल आप जब डालते हैं खेत में ना, हाँ जी, तो उसमें क्या होता है, जब तक उसकी स्मेल आती, महक रहती है, तब तक तो वो भाग जाते हैं। और ये जैविक है, इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से लंबे समय तक उसमें दीमक और व्हाइट ग्रब ये दोनों की शिकायत जो होती है वो नहीं आएगी। ये बीज कहाँ मिलेगा सर? बीज तो आपको उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में भी मिल जाएगा, मुजफ्फरनगर में मिल जाएगा, ICR लखनऊ में भी आपको मिल सकती है, वैरायटी हो जाएंगी। हमारे यहाँ नहीं मिलेगा कि में सरकारी मिलेगा? जी जी जी, आपके यहाँ पर करनाल में भी गन्ने का अनुसंधान केंद्र है, आप करनाल में भी संपर्क कर सकते हैं। ये नजदीक पड़ेगा सर? हाँ, करनाल नजदीक पड़ेगा। या फिर आपके एडजॉइनिंग में शुगर फैक्ट्री जहाँ पर आप गन्ना सप्लाई करेंगे यदि संभव होगा तो आप उनका भी सहयोग ले सकते हैं, वो भी आपको बीज उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई भी किसान गन्ने की खेती करना चाहता है तो निश्चित तौर पे वो मिट्टी की जांच कराए, क्योंकि जब तक मिट्टी की जांच नहीं कराएगा तब तक तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि उसमें कितने पोषक तत्व हैं, कौन से पोषक तत्वों की कमी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें किस्म का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जी जिनको आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास में बिजाई के लिए कहते हैं? जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो हम बात करते हैं, मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर हम जो अब तक आच्छादित क्षेत्रफल है वो अर्ली ग्रुप का क्षेत्रफल है, अगेती पकने वाली प्रजाति का है, शीघ्र पकने वाली प्रजाति का है, जिसमें मुख्य रूप से 0238 वैरायटी पहले से काफ़ी क्षेत्रफल कवर किया है। लेकिन अब इस प्रजाति में बहुत क्षेत्रों में रेड रूट जैसी समस्याएं आने लगी है, लाल सड़न रोग। तो किसान भाइयों से ये आग्रह है कि अब आप 0238 से हटते हुए अन्य वैरायटियों का चुनाव करें, और जिसमें मुख्य रूप से आप यदि उसी के समकक्ष दूसरी वैरायटी को 0118 वैरायटी है, आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। को 15023 वैरायटी है, वो भी बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। को सा 13235 ये भी बहुत अच्छा अगेती ग्रुप की ही वैरायटी है, और इसकी जो फिनोटाइप है, जो इसका क्रॉप का 38 आपको लग्जूरियस क्रॉप नजर आती है, उसी प्रकार के आपको 13235 प्रजाति नजर आएगी। और इसी के साथ साथ आपको लख 14201 और को सा 17231 ये सभी प्रजातियां ऐसी है जो हमारे यहाँ के लिए अनुकूल है, बशर्ते किसान को अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन और अपनी सोयल के आधार पर उसका चुनाव करना है। एक छोटा सा इसमें क्लू ये आता है, मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, जब भी आप नई प्रजाति को लगाएं प्रयास करें 2-3 प्रजातियां लें, किसी भी एक सिंगल प्रजाति पर आप ना जाएं। आप 0238 का रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो उसके साथ आप जब भी नई प्रजाति में जाए 118, 15023, 13235 ऐसे अपने खेतों में 3-4 प्रजातियों का छोटा छोटा आधा बीघा या उससे भी कम 4-4 कूंड आप उसके लगा के अध्ययन कर लें कि आपके खेत के लिए सबसे सुटेबल वैरायटी परफॉर्म कौन सी सबसे अच्छी कर रही है, उसी का ही क्षेत्रफल आप भविष्य में बढ़ाने का प्रयास करें। जी डॉक्टर साहब, बात आपसे और भी करेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ जी। हमारा सवाल ये है जी, गन्ने की खेती हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत होती है, खास करके हमारे सीतापुर जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में बहुत होती है जी। तो हमारा सवाल ये है, जैसे गन्ने की अच्छी पैदावारी करने के लिए हमको खेत को शुरुआत में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि
गन्ने की पैदावारी, क्योंकि एक साल में जब तैयार होता है तो इसके हमको ज्यादा मुनाफा रहे, ज्यादा हमारी फसल अच्छी रहे, तो किस तरह खेतों की तैयारी के बारे में जरा प्रकाश डलवाएं। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे किस्मों की बात, और खेत की तैयारी हमारे किसान भाई किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, खेत की तैयारी तो मलिक जी आपको बता ही रहे हैं जी। आपको साथ में कि जो प्रजाति की बुआई करें जी, सबसे पहला काम 2 आंख के टुकड़े करें, और किसी भी फंजीसाइड से, चाहे वो कार्बेंडाजिम हो चाहे थायोफिनेट हो, उसमें आप 10 मिनट ड्रिप करने के बाद ही बोएं। ये तो डॉक्टर साहब बिजाई की बात हो गई। तो डॉक्टर साहब जैसे खेत की तैयारी का, देखो खेत तैयारी, गन्ने की जो रूट सिस्टम है वो डेप्थ में, गहराई में जाने वाला है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने खेतों में यदि संभव हो चिजलर या एमबी प्लाव से खेत की डेप्थ तक, गहराई तक जुताई करें, ताकि हम नीचे की मिट्टी को भी भुरभुरी बना सकें और उसमें जितने हमारे पोषक तत्व है उनका हम दायरा बढ़ा सकें। क्योंकि गन्ने में यदि उत्पादकता हमें बेहद अच्छी लेनी है तो हम उसे डेप्थ तक अपनी जमीन को तैयार कर लेंगे, क्योंकि गहरी जुताई जितनी गहरी जुताई करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट हमारे गन्ने की फसल में मिलेगा। तो सबसे पहले आप प्रयास करें चिजलर में, इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि जो हमारा चिजलर होता है वो आपकी जमीन में, हम लंबे समय से ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारी यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नीचे एक हार्ड पैन बनने की स्थिति बन जाती है, जिस कारण से हमारे जो हैवी मेटल्स होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, वे जमीन में नीचे नहीं जा पाते। तो जब हम चिजलर चलाते हैं तो हमारा चिजलर चलने से जमीन में एक लाइन, एक दरार बनाता है, जिससे हमारे हैवी मेटल्स जो हानिकारक लवण है वे नीचे चले जाते हैं और हमारी फसल उपजाऊ रहती है और जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो सबसे पहले तो प्रयास करें आप उसमें चिजलर और एमबी प्लाव का इस्तेमाल करें। उसके बाद 2-3 हैरो या कल्टीवेटर चलाकर आप खेत में पाटा लगाकर समतल करने, और जब भी गन्ने की बुआई करें, क्योंकि कल्चर प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं, बसंतकालीन गन्ना बुआई की बात कर रहे हैं, खेत तैयार करते समय भूमि शोधन से ही शुरू करें। हम खेत तैयार कर रहे हैं, सबसे पूर्व भूमि शोधन, और भूमि शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल। यदि हमने वहां पर गन्ना बुआई शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप लखनऊ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां पर रेड रोट का काफी क्षेत्र वहां पर पाया जाता है, तो ऐसी दशा में यदि हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर हम प्रारंभिक अवस्था से ही अपने गन्ने को बचा के रख पाएंगे। क्योंकि रेड रोट, लाल सड़न रोग जो है, ये ऐसी बीमारी है जो आने के बाद इसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रारंभिक अवस्था भी भूमि शोधन से ही हम इसको शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई वैरायटी है जो इसका गन्ना काना ना होता हो? अगर काना होता है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए? आप अपना नाम और पता बताएं। मेरा नाम ऋषिपाल चौहान जी, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। वैरायटी की बात करें हम ऋषिपाल जी, मेरा मानना है 100% कीट के प्रति सहनशील प्रजातियां मिलना मुश्किल है, क्योंकि 100% उसमें ऐसा संभव नहीं होगा कि कीट का प्रकोप ना हो। हमें थोड़ा सा कीट को मैनेज करना है, और कीट में भी सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह आती है कि कौन सा कीट प्रभावित कर रहा है। हम, क्योंकि गन्ने में बहुत सारे कीट लगते हैं, और जो मुख्य रूप से मैं वेस्टर्न यूपी या हरियाणा की बात करूं, यहाँ पर जो सबसे प्रभावित है वो सबसे महत्वपूर्ण कीट है टॉप बोरर, अगोला बेधक। यदि अगोला बेधक को हम मैनेज करने की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके जीवन चक्र पर जाना पड़ेगा कि उसका जीवन चक्र हम देखें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर किसान भाई उसकी सुंडी को पहचानते हैं, उसके एडल्ट को नहीं पहचानते। और जब तक एडल्ट को पहचान कर हम एडल्ट को मारना प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक सुंडी को, क्योंकि उसका जो जीवन चक्र है वो इस प्रकार से है कि सुंडी अपनी अगली स्टेज को प्यूपल स्टेज में कन्वर्ट करके, और वो वहाँ साइलेंट मोड में आ जाती है, और जब तक हमारी दवाई गन्ने में प्रवेश करती है तब तक वो अगली पीढ़ी में कन्वर्ट हो जाती है, और हमारी दवाई का जो वेटेबल पीरियड है वो कम रहता है, 25 दिन 1 महीना, तब तक वो अगली पीढ़ी का आने का समय हो जाता है। तो इसलिए उस समय केमिकल कम होना शुरू हो जाता है। और आप पहले कीट का पहचान कर लें किस प्रकार की उसमें समस्याएं हैं। ये पूछे कौन सी वैरायटी बोल रहे हैं? अभी वर्तमान में आप कौन सी प्रजाति का प्रयोग कर रहे हैं? 38 वैरायटी जी। आप प्रयास करें 38 के अलावा अन्य विकल्प पर चलें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे 13-235 हो, चाहे 15-023 हो, चाहे 14-201 हो, 17-231 हो, इवन इसकी तुलना में 118 भी आपके यहाँ पर देखेंगे कि उसमें भी कीट बीमारियों का प्रकोप कम मिले। जी किसान भाइयों, इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गन्ने की पाठशाला, और जिसमें आज का विषय है बसंतकालीन गन्ने की बिजाई की विधियां, समस्याएं और समाधान। जो भी किसान भाई
गन्ने की बिजाई से संबंधित, किस्मों से संबंधित, मृदा उपचार, बीज उपचार से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी और डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी। आपके सवालों का जवाब देने के लिए और आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 23 42 10 82 और 23 42 10 83। अगर आप मोबाइल से फ़ोन करते हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगा लें। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जो बिजाई में मृदा उपचार की। जी। तो मृदा उपचार के लिए तो आपने जिस तरीके से बताया कि एक तो खेत की पहले तैयारी हो गई, तो खेत में डॉक्टर साहब इस समय जब खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें जो गोबर की खाद है, ये सारी चीज़ें ये पहले मिला देते हैं। जी जी जी। तो इसकी मात्रा क्या रहती है और क्या तरीका रहता है मिलाने का? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि जो हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनसे पहले निवेदन करूंगा कि पहला तो ये निवेदन है कि कभी भी खेत में कच्चे गोबर का इस्तेमाल ना करें, वेल डिकम्पोज गोबर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कच्चा गोबर दीमक का सबसे फेवरेट भोजन होता है। तो फिर हम उसका सेकेंडरी दीमक को कंट्रोल करने पर लग जाते हैं कि पहले तो हमने कच्चा गोबर इस्तेमाल किया, वो डिकम्पोज हमारे खेत में हो रहा है, फिर वहां पर दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए पहला तो निवेदन है कि आप कच्चे गोबर का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, जी डॉक्टर साहब रोकना चाहूँगा बीच में, एक हमारे किसान भाई लाइन पे हैं। हेलो, मेरा नाम जयपाल सिंह, ग्राम घसौती, तहसील रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर, यूपी जी। जी जयपाल जी, क्या सवाल है आपका? जी, ये बसंत कालीन गन्ने की बिजाई हम कब तक कर सकें? खेत में सरसों खड़ी जी, और उसके क्या बसंत कालीन की कितनी चौड़ाई रखनी चाहिए, भी बोलते टाइम, और क्या क्या सावधानी है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है राजपाल जी। फार्मर्स की भाषा में बात करूं, यही पॉइंट होना चाहिए कि कितनी दूरी पर हम गन्ने की बुआई करें, कब तक बुआई करें। सरसों पर निर्भर करेगा, आपकी सरसों पीली सरसों है या काली सरसों है? काली सरसों है तो संभावित ये है कि लगभग अभी 15 से 20 दिन का समय और लेगी वो पकने का। जी, और पकने का समय 15 से 20 दिन का है, तो इसका मतलब है आपको अभी उसके लिए 20 दिन भी बाद आप बुआई करेंगे तो बसंत कालीन के लिए उपयुक्त समय है। आप पूरा मार्च, इवन फरवरी अभी हमारी चल रही है, मध्य मार्च, 20 मार्च तक भी आप बसंत कालीन गन्ने की बुआई करेंगे, उसका उत्पादन बेहद अच्छा मिलेगा। दूरी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम दूरी की बात करें तो बसंत कालीन गन्ना बुआई के लिए 2 कूंड के बीच की दूरी मिनिमम 4 फीट होनी चाहिए। यदि हम उससे नीचे जाते हैं, 3 फीट जाते हैं, जो हम वेस्टर्न यूपी में कॉमनली प्रैक्टिस देखते हैं, वो 28 इंच पर है, 2.25 फीट पर। तो 2.25 फीट पर यदि हम जाते हैं तो 2.25 फीट पर जाने के बाद हमारा गन्ना बसंत कालीन में बोने के बाद पतला हो जाता है। लंबा करने की टेक्निक हमारे किसान भाई जानते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं, लेकिन मोटा नहीं कर सकते जब तक हम 2 कूंड के बीच की दूरी को ना बढ़ा दें। तो इसलिए प्रयास करें आप बसंत कालीन गन्ना बुआई के लिए 2 कूंड के बीच की दूरी को 4 फीट रखने का प्रयास करें। दूरी रखें। फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि उसमें जो दीमक, जी, तो यदि हम कच्चा गोबर इस्तेमाल कर देते हैं तो उसमें दीमक का प्रकोप लगने की संभावना बनी रहती है। तो हम प्रयास करें कि अब कच्चा गोबर इस्तेमाल ना करके, चाहे हम गोबर का कंपोस्ट इस्तेमाल करें, नैडअप कंपोस्ट इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें, हमेशा प्रयास करें। आज का जो समय की डिमांड है, क्योंकि सबके पास, सभी किसान के पास पशुओं की संख्या कम हो गई है, गोबर की उपलब्धता कम है, कंपोस्ट की उपलब्धता कम है, तो उसको हमेशा कल्चर बना के ही इस्तेमाल करें। आप उसे ट्राइकोडर्मा के साथ मिक्स करके और आप उसको आखिरी जुताई के समय खेत में लगाएं तो सबसे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे उसको। क्योंकि बगैर कल्चर के यदि हम इस्तेमाल करते हैं वो उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है, लेकिन आज का जो सिनेरियो है, क्योंकि हमें रेड रोट को भी अपने इसके साथ सम्मिलित करके चलना है कि हमें उसको भी रोकने का पहले स्तर से ही प्रयास करना है। जी डॉक्टर SP सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे खेत की तैयारी कर ली है और उसके बाद किसान भाई मृदा उपचार करना है, वो किस तरीके से कर सकते हैं? और बिजाई से पहले बीज उपचार, जी जी, वो महत्वपूर्ण है, किस तरीके से उसको? मिट्टी के उपचार की बात कर रहे थे मलिक जी। जी, ट्राइकोडर्मा की। जी, तो ट्राइकोडर्मा तो जरूरी है 10 kg प्रति हेक्टेयर की दर से, लेकिन उसके साथ सड़ी गोबर हो या मैली हो, अदरवाइज मिट्टी मिला के खेत में अंतिम जुताई के समय बिखेर दें। जी, और दूसरी बात जो आपने कहा है सीड का उपचार, बीज का उपचार। अब उसके लिए आपको करना क्या है? जी, 1 आंख के टुकड़े चाहे 2 आंख के टुकड़े आप लीजिए और किसी भी फंजीसाइड में, चाहे वो कार्बेंडाजिम हो
चाहे वो आपका थायोफिनेट मिथाइल हो, उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट अगर आप डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रोग आने की उम्मीद कम रहेगी। जी, आपसे इस पे और बात करेंगे। किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, मैं गोपाल बात कर रहा हूँ गाजियाबाद से। जी गोपाल जी, क्या सवाल है आपका? ये जानना चाहते हैं जी कि जो गन्ने की फसल में जी रोग लगते हैं और अगर रोग पे लग जाए तो उसका निदान कैसे होता है? डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि गन्ने की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं आपको लगते अब देखिए, गन्ने में मुख्यतः एक तो सबसे बड़ी समस्या है इसमें 238 की जो रेड राट से प्रभावित चल रही है पूरी एरिया, इसको एरिया कम करना। दूसरा है पोक्का बोइंग, तीसरा है पोक्का बोइंग एक बीमारी है जो फ्यूजेरियम से उससे का नाम काज करता है। और ये होता क्या है, इसके 3 लक्षण दिखाई देते हैं, एक कोलाटिक फेस, दूसरा टॉप राट फेस, तीसरा है नाइफ कट फेस। जो पोक्का बोइंग का प्रारंभिक लक्षण है कोलाटिक फेस, वो आप देखिए कि पत्ती पे पीले रंग का धब्बा दिखाई देगा और फिर पत्ती उसकी ऐसी लगती है जैसे कपड़े टेरिकॉट वगैरह का प्रेस करते हैं सिकुड़ जाता है, उस तरह का लक्षण दिखाई देता है। दूसरा है टॉप राट। टॉप राट में क्या होता है, पत्ती ऊपर से गल के नीचे आ जाती है और उसका ऊपर अगोला एकदम सीधे दिखाई दे, नीचे पत्ती नहीं होती है। तीसरा है नाइफ कट, जो कटा हुआ आपको देखते हैं गन्ना सीधा होगा, थोड़ा सा तिरछा होकर वहाँ से ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाकू से काट रहा है। ये सब बीमारियां हैं जो 238 में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए ख़त्म किया जा रहा है। जी, आपसे और भी बात करेंगे लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन भाई बोल रहे हैं? मेरा नाम योगिंदर है जी, गांव काकड़ा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। जी योगेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है जी, बसंतकालीन जो गन्ना बुआई होगी अब सिरसों कटाई के बाद जी, उसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करें और कितनी मात्रा में करें? जी डॉक्टर मलिक जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। हमें उसमें मुख्य रूप से 3 फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। यदि मैं साइंटिफिक स्तर पर रिकमेंडेड डोज की बात करूं, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 8 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेड डोज है। अब मैं आपके स्तर पर आता हूं, क्योंकि आप काकड़ा से बिलोंग करते हैं, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, वहां के बीघे के हिसाब पे आते हैं। 1 बीघे में 13.5 से 14 किलोग्राम डीएपी, 7 से 8 किलोग्राम पोटास और पूरी फसल में बुआई से लेकर कटाई तक लगभग 20 से 25 किलोग्राम यूरिया अधिकतम डोज है यूरिया की। बाकी डीएपी की और पोटास की जो बुआई के समय आप दोनों का इस्तेमाल करें। और निवेदन ये है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी को मैं खूब अच्छे से देख रहा हूँ, बहुत क्षेत्र भ्रमण किया है, हम लोग डीएपी पर आश्रित होकर बुआई करते हैं जिसमें मात्र नाइट्रोजन और फास्फोरस है, पोटास बिल्कुल नहीं है। इसलिए निवेदन आपसे ये है कि आप पोटास का इस्तेमाल जरूर करें, 7 से 8 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास इस्तेमाल करें 60% वाला। यदि वो उपलब्ध नहीं होता है या उसका मूल्य लगता है आपको थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो दूसरे विकल्प के रूप में आप 0050 इफ्को या क्रिबको का आता है 0050, जमाव के उपरांत जैसे ही फुटाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है आप उसका 1 से 2 स्प्रे अवश्य करें, ताकि हम अपने खेतों में फर्टिलाइजर की पूर्ति कर सकें। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं तो पहले मृदा की जांच करा लें, उसके बाद जो भी रिकमेंडेड वहां से आपको प्राप्त होंगे उनके आधार पर आप, ये जो मैंने पहले मात्राएं बताई ये संतुलित है। इसके अलावा आपकी जमीन की क्या नीड है वो मृदा जांच के आधार पर पता लगेगा। आप प्रयास करें, मृदा जांच कराएं। यदि मृदा जांच में कहीं कोई कठिनाई आती है तब उसके बाद आप ये रिकमेंडेड डोज का इस्तेमाल करके गन्ने की बसंतकालीन गन्ने की बुआई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर गन्ने की आप बिजाई कर रहे हैं उसमें कितना आप गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या आप बर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो उससे भी कुछ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को कम किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो मात्राएं बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन है वो 0.5% है, जो फास्फोरस है वो 2.5% है, पोटास है 2.5% है। तो ऐसी दशा में यदि हम उनकी मीट आउट करने लगे, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो हमारे प्लांट की है वो बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल, इसलिए उससे हम उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट की पूर्ति नहीं कर सकते। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ,
किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। किसान बहन भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो नीलम बहन, अपने भाइयों को एक बारी हमारे आज के फोन इन कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हमारा विषय है बसंतकालीन गन्ने की बिजाई की विधियां, समस्याएं और समाधान। और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, जो कि प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से हैं, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि विशेषज्ञ हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर नगर से। और जो भी हमारे भाई हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आप गन्ने से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23421082। हमारा दूसरा नंबर है 23421083। जो श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और अपने मोबाइल से हमें कॉल कर रहे हैं, तो वो अपने मोबाइल में पहले 011 डायल करें, फिर उसके बाद जो हमारा नंबर है उस पर आप कॉल करें। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। चलिए देर नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा हमारे विशेषज्ञों के पास। डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी और डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह दोनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और जब तक हमारे किसान भाई जुड़ते हैं, फोन करते हैं, अपनी समस्या लेके आते हैं, तब तक हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जो हमारे किसान भाई गन्ने की बिजाई करना चाह रहे हैं, तो जो बीज खरीदते हैं और बिजाई करते हैं, तो उसमें कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या सावधानी रखें, कहाँ से बीज लें, कौन सा अच्छा बीज है? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि बीज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गन्ना एक वर्ष की फसल है, और यदि हमने उसमें बीज का चुनाव करते समय सावधानी नहीं बरती, तो किसान को वास्तविक रूप से 6 महीने का नहीं, गेहूं धान में 6 महीने का नुकसान हो सकता है, लेकिन गन्ने की फसल में 2 साल तक का नुकसान होता है। पहला पौधा, फिर पेटी। दूसरे डॉक्टर साहब, बीज की मात्रा इतनी लगती है कि उसका वास्तव में बीज की आवश्यकता उतनी नहीं है, लेकिन किसान भाई अपने रिस्क को कम करने के लिए बीज की मात्रा बढ़ा रहे हैं। जबकि वास्तव में यदि मैं एक आंख 1 फीट की दूरी पर हम लगाएं और कोंड से कोंड के बीच की दूरी 4 फीट रखें, तो मात्र 1 एकड़ है, उसमें मुश्किल से 6 से 7 क्विंटल बीज 1 एकड़ में लगता है। लेकिन किसान भाई अपने रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए कि कहीं जमाव प्रभावित ना हो जाए, तो वो गन्ने के टुकड़ों को या तो मिला के बोते हैं या ओवरलैप उसको चढ़ा के बोते हैं, ताकि उसमें जमाव अच्छा आ जाए। जमाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आप बीज का चुनाव ऐसा करें जो रोग रहित हो, जिसमें कीट का प्रकोप बिल्कुल ना हो, और आपने जिस खेत से आप बीज ले रहे हैं, या तो आपका वो संस्थान प्रमाणित संस्थान हो, जैसे हमारा मुजफ्फरनगर संस्थान है, करनाल संस्थान है, शाहजहांपुर संस्थान है, ये गन्ने के लखनऊ संस्थान है, ये ऐसे संस्थान है जहां से 100% प्योरिटी के साथ आपको बीज मिलेगा। डॉक्टर साहब, दूसरी एक और सोच भी रहती है हमारे किसान भाइयों की, अगर हम ज्यादा बीज डालेंगे तो उसमें ज्यादा अंकुरण होगा, तो ज्यादा गन्ने। जी, बिल्कुल उसी सोच के कारण ही तो हमारे 2 कोंड के बीच की दूरी कम की गई है किसानों द्वारा, कि उनका मानना ये है कि हम अपने कोंडों को नजदीक कर दें, ताकि हमारे खेत में जो 50 कोंड निकलते हैं उसकी जगह 55 कोंड निकलेंगे, 56 कोंड निकलेंगे, तो बीज ज्यादा डलेगा तो उत्पादन ज्यादा। जबकि
ये उस समय की बात है जब हम प्रजातियों को नजदीक बोने की बात करते थे, कुंड नजदीक करने की बात करते थे, जब हमारी प्रजातियों की क्षमताएं उतनी कम थी, हमारा उत्पादन क्षमता कम थी, प्लस हमारा जो मीलेबल केन था उस गन्ने की मोटाई कम थी। अब हमारे पास जो प्रजातियां हैं ये हाइल्डिंग वैरायटीज हैं, इनकी क्षमताएं बेहद अच्छी हैं, इनकी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए हम यदि दूरी पर जाएंगे तो इनकी वास्तविक क्षमताओं को ले पाएंगे, अन्यथा हम नजदीक करने पर कीड़े बीमारियों को ही आमंत्रित करते रह जाएंगे और हमारा उत्पादन उससे प्रभावित होता रहेगा हमेशा। इसलिए हम दूरी पर चलें और हमेशा बीज का चुनाव करें तो ऐसे खेत से बीज का चुनाव करें कि जो आपने पहले से ही बीज उपचारित करके बोया हो, अगले वर्ष भी आप उसी से ही बीज लें। दूसरा, हमेशा प्रमाणित नर्सरी से ही बीज लें जो आपके गन्ना विभाग या आपके शुगर मिल के माध्यम से लगवाई जाती है, उन प्रमाणित संस्थाओं के आधार पर ही बीज का चुनाव करें। जी डॉक्टर साहब, वो जानकारी आपसे और लेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं राम कुमार नाम का किसान, ग्राम मबीकला, जिला बागपत, गन्ने के बारे में सवाल करना। जी बिल्कुल, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, गन्ना बुआई की जो ट्रेंच विधि है वे 2 प्रकार की है जी, उनमें कौन सी बढ़िया है, तो ये पूछेंगे डॉक्टर साहब से। जी बिल्कुल है। आपके बागपत के किसी विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और विशेषज्ञ गन्ना के ही हैं। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने फोन किया, आप तो सीधे संपर्क में हैं, आज वाया फोन के माध्यम से भी संपर्क में आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आपसे तो लगातार वार्ता होती रहती है। ट्रेंच की जो विधि है वो समय अनुसार परिवर्तित होते हुए चलती है। जैसे अच्छा जी, मैं बात करूं जो इस समय हम पहले साधारण ट्रेंच थी जिसमें हम सीढ़ी के डंडे के नुमा गन्ने के टुकड़े रखते थे, वो पहली साधारण ट्रेंच थी। 1 फीट चौड़ी 1 फीट गहरी नाली के अंदर हम उसकी बुआई करते थे। उसमें संशोधन करके उन्नत ट्रेंच बनी, इम्प्रूव्ड ट्रेंच। एक ही कुंड के अंदर 1 फीट चौड़ी नाली के अंदर 2 रो की बुआई होना, पेड़ रो एक ही कुंड के अंदर, एक ही नाली के अंदर आना। अब उसके बाद जो अब वर्तमान सिनेरियो है ट्रेंच का, एक कुंड के अंदर मात्र 1 लाइन, और वो भी सीधे गन्ने उसमें रखने हैं, और उसके कुंड के बीच की दूरी आपकी मिनिमम से मिनिमम बसंतकालीन बुआई के लिए 4 फीट होनी चाहिए, और गहराई उतनी होनी चाहिए जितना आपके पास ट्रैक्टर की क्षमता उसको गहराई तक पहुंचाने का कल्टीवेटर, उसी ट्रैक्टर का प्रयोग आप बुआई जुताई के लिए करें और उसी ट्रैक्टर का प्रयोग कुंड निकालने में। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि हम ऐसा ना करें कि ट्रैक्टर के खेत की तैयारी तो हम 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर से करते हैं और कुंड 45 या 50 हार्स पावर के ट्रैक्टर से कर देंगे, तो क्या होगा, एक सिनेरियो ये आएगा हमारे सामने कि कुंड नीचे बगैर जुताई हुई जमीन तक पहुंचा दिया जाएगा क्योंकि ट्रैक्टर की क्षमताएं बड़ी है, ज्यादा है, जिस कारण से नीचे अनउपजाऊ मिट्टी पर गन्ने का टुकड़ा रखा जाएगा और वो जमाव उसका प्रभावित होने की संभावना रह सकती है। तो इसलिए आप साधारण तौर पर जो आपके पास ट्रैक्टर है उसी से खेत तैयार करें, उसी से कुंड निकालें, और निश्चित तौर पर पुनः यही निवेदन है कि 4 फीट आप 2 कुंड के बीच की दूरी रखें और लगातार संपर्क बनाए रखें। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, बिजाई की तो बात हो गई, बीज चुनाव की आपने बात करी, लेकिन बीज उपचार और मृदा उपचार की बात कर रहे थे डॉक्टर एसपी सिंह जी। तो इसमें आप बताइए किसान भाइयों को कि बीज तो उन्होंने ले लिया और ठीक है, अच्छी जगह से लिया जिसमें नहीं भी कोई बीमारी है, लेकिन फिर भी बीज को बिजाई से पहले उपचारित करके बोना है। तो किस तरीके से उपचारित करें जिससे कि उनका जो जमाव हो उसमें कोई बीमारी ना हो? अब इसके लिए एक ही काम कर सकते हैं जी, किसी भी प्रजाति की जब आप बुआई करें जी, गन्ने के टुकड़ों को 2 आंख के टुकड़े करें और एक घोल बना लें किसी भी फंजीसाइड का 1% का जी, यानी 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना लें। अगर आपके पास अगर कोई बर्तन है तो नहीं, खेत के किनारे गड्ढा बनाए प्लास्टिक बना लीजिए, उसमें आप पानी डालिए, कम से कम 200 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में जो गन्ने के सेट है उसमें डाल दीजिए जी। डालने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट, अब तो हमारे किसान भाई इतने जागरूक हैं कि ओवरनाइट रात में रख के सुबह बुआई करते हैं। उससे एक फायदा किसान को होता है, जो पानी होती है, जो नमी पहुंचती है उसके अंदर, उससे जमाव भी अच्छा होता है, और जो उसके ऊपर और नीचे के जो भाग हैं जो कटे हुए, उसमें दवाई की एक लेयर जम जाएगी, उससे बीमारी रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी जो आपने कहा है उपचार करने के लिए, ट्राइकोडर्मा की चर्चा होती है। ट्राइकोडर्मा इसलिए जरूरी है
कि रेड राट को कंट्रोल करने के लिए, विल्ट को कंट्रोल करने के लिए, पाइन एपल के लिए, तीनों रोग जो है इससे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। क्योंकि ये सॉइल बॉर्न जो मिट्टी में पड़ा रहता है फंगस, उसको ये डेड करता है। इसका नेचर है एंटागोनिस्टिक। जी अभी बात करेंगे इस पे। किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, राजेश कुमार, गांव कोल, जिला खत्तल से जी। राजेश कुमार कैथल से। हाँ जी जी, क्या सवाल है राजेश कुमार जी? गन्ने की अच्छी वैरायटी के बारे में कोई बढ़िया। जो हमारे यहाँ पर वेस्टर्न यूपी या इधर के लिए हमारी रिकमेंड है COH 160, आपके हरियाणा के लिए भी रिकमेंड है। आपकी अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं जो हमारे वेस्टर्न यूपी के लिए रिकमेंड की गई है। 15-023 है, बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। या इससे पूर्व में चली हुई वैरायटी को 0118 या को 713-235, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें क्षमताएं हैं बहुत अच्छा उत्पादन देने की। मेरा निवेदन है कि आप यदि पहली बार कर रहे हैं तो प्रयास करें 2-3 वैरायटियों का थोड़ा थोड़ा सा एरिया, जितना भी आपकी जमीन है उसका पहले एक छोटे से हिस्से में 2-3 वैरायटियों को लगाएं, ताकि थोड़ा सा एक रेस्पॉन्स ये भी आता है। हमारी जीवाश्म कार्बन के बेस पे अलग अलग वैरायटी अलग अलग परफॉर्म करती है। आपके खेत में हो सकता है कोई इन तीनों चारों में से एक कोई सी भी बेस्ट परफॉर्म कर जाए, तो आप उसका चुनाव करके फिर संपूर्ण क्षेत्रफल में उसी का प्रयोग करें। ठीक है राजेश कुमार जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर SP सिंह जी, आप बता रहे थे ट्राइकोडर्मा के बारे में, तो इसकी कितनी मात्रा प्रयोग करें किसान भाई और कैसे प्रयोग करें? ट्राइकोडर्मा जो है 10 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आपको खेत में डालना है अंतिम जुताई के पहले। अब उसको करना क्या है, आपको सड़ी हुई गोबर की खाद हो या आपको मैली हो, प्रेसमड हो सड़ी हुई, उसके साथ मिला के, क्योंकि आप 10 kg का पैकेट किसी किसान को दिया जाए पूरे खेत में बिखेर नहीं पाएगा, उसके लिए चाहिए कैरियर माध्यम। तो उसके लिए सड़ी गोबर मिला के खेत में बिखेरेंगे। नहीं भी कुछ मिलता है तो आप किसान भाई मिट्टी में मिला के उसको खेत में बिखेर दे, और अंतिम जुताई के समय उसको जोतने के बाद नाली खोल के अपना गन्ना बो सकता है। तो डॉक्टर साहब, बात आपसे करना चाहूँगा मलिक जी कि जिस तरीके से अभी एक किसान का फोन आया था कि गन्ने की बिजाई की ट्रेंच विधि की उसने पूछी थी, तो और कौन कौन सी विधियां हैं जिससे किसान भाई बिजाई कर सकते? आज का समय एक ही विधि पर रहने का नहीं है। मेरा मानना यह है समय अनुसार विधियों का भी परिवर्तन है। समय अनुसार 2 कुंड के बीच की दूरियों का तो परिवर्तन मैं बोलता ही हूँ, उसके साथ साथ समय अनुसार दूरी भी परिवर्तन के साथ साथ विधि, जैसे किस्मों का बदलाव, खेत का बदलाव भी है। तो अब मैं विधि पे आता हूँ। पहली आपकी जो हम साधारण विधि से जाते हैं, पहले आप जाइए ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि के बाद हम जाते हैं फिर रिंग पिट विधि पे, गड्ढा विधि। 1.25 फीट चौड़ा 1 फीट गहरा गड्ढा, फिर 4 फीट की दूरी पर फिर जाते हैं तो फिर वहां पर 1.25 फीट चौड़ा 1 फीट गहरा गड्ढा हम वहां पर बनाते हैं। 1.25 फीट उसकी त्रिज्या की लंबाई में बता रहा हूँ। यदि एक सिरे से दूसरा सिरा नापे तो 2.5 फीट उसके बीच का रेडियस वो बैठता है। तो वो पूरा 2.5 फीट का गड्ढा आपने बनाया है 4 फीट की दूरी पर। तो पहला ट्रेंच मेथड हुआ, दूसरा रिंग पिट हुआ, तीसरा पेयर्ड रो, दोहरी पंक्ति विधि। 2 लाइनें एक साथ बोए, एक खाली छोड़ दे, 2 लाइन बोए, एक खाली, एक लाइन के बराबर जगह खाली छोड़ दें। ये टेक्नोलॉजी अलग अलग समय, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग परिवेश में कार्य करती है। जैसे यदि मैं रिंग पिट विधि की बात करूं, भविष्य में यदि हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें रिंग पिट की तरफ भी जाना पड़ेगा। और रिंग पिट के साथ एक चीज कोरिलेट करती है। तो इसका फायदा क्या है? फायदा उत्पादन में आप जो पहले से विधियां हैं उसकी तुलना में 1.5 गुना उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। मेन उद्देश्य किसान का उत्पादन से है, मील का रिकवरी से है। और रिकवरी तब आती है जब हमारे खेतों में मिलेबल केन बने। और मिलेबल केन बनते हैं या तो ट्रेंच पे जाइए या रिंग पिट पे जाइए। जो हमारी साधारण विधि है उसमें मिलेबल केन बनने की संभावनाएं, उस क्वालिटी केन बनने की संभावनाएं नहीं रहती है जो हमें ट्रेंच विधि में जाने के बाद मिलेगा या रिंग पिट विधि में जाने के बाद मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, जो रिंग पिट की बात आपने की है, तो उसमें जो बिजाई करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? हाँ, जो आपका गड्ढा है उसके गड्ढे को बीच के मध्य केंद्र बिंदु मानकर, जैसे हमारे फ्लैग में चक्र होता है तो चक्रनुमा डंडों के आधार पर हम उसमें लगभग 8 से 10 गन्ने के टुकड़े 2 आंख वाले रख सकते हैं, ताकि हम उसमें लगभग 18 से 20 आंखें हम उसके अंदर रखते हैं। उसके साथ मैं किसान भाइयों को यह भी बताना चाहूंगा कि उसके साथ सबसे अच्छा उत्पादन यदि प्राप्त करना है तो रिंग पिट के साथ ड्रिप इरिगेशन पर जाना होगा। यदि आप रिंग पिट के साथ ड्रिप इरिगेशन पर जाते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि पे, टपक सिंचाई विधि पे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उत्पादन में बेहद वृद्धि होगी। और यदि उसके साथ नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं उत्पादन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि रिंग माने गड्ढा, जब आप सिंचाई करेंगे तो गड्ढे में पानी ज्यादा भरने की भी संभावना है।
तो इसलिए प्रयास करें, आप रिंग पिट को अपनाएं, ट्रेंच को अपनाएं, तो निश्चित तौर पर उत्पादक और क्वालिटी दोनों मिलेगी। डॉक्टर साहब एक किसान भाई लाइन पे हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं जिला बागपत से बोल रहा हूँ, विकास कुमार, गाँव नंगलरवा से जी। ये जो ट्राइकोडर्मा है जी, इसका पेडी में कैसे इस्तेमाल करेंगे? जो ट्राइकोडर्मा है ये भी एक फंगस है और हम इसे ज्यादातर प्रयास करते हैं कैरियर के साथ लेके जाने में, इसीलिए हम उसके साथ गोबर की खाद की बात करते हैं। लेकिन हम ट्राइकोडर्मा को किसी भी फॉर्म में खेत में पहुंचा सकते हैं, जैसे बीज उपचार है और आपका फोलियर स्प्रे है, सीड प्राइमिंग है, मृदा उपचार है, आप उसका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। या यदि आपका जो पेडी है वो आपने कटाई कर दी है, रेटून मैनेजमेंट डिवाइस वगैरह उसमें चला दिया है या निराई गुड़ाई कर दी है, तो गोबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके 10 से 12 दिन के समय के साथ में मल्टीप्लाई करके फिर कूंड डालने के बाद यदि निराई गुड़ाई कर सकते हैं तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी, वो और ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। यदि नहीं कर पाते हैं तो कूंड डालने के बाद आप सिंचाई कर दें तो भी आपका वो कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर लेवल उसे ज़्यादा मिलेगा और क्योंकि वहाँ पर रूट जोन के पास आपने डाला है तो वो ज़मीन के संपर्क में आने से ज़्यादा अच्छा कारगर सिद्ध होगा। जो प्रारंभिक अवस्था है, खड़ी फसल में बात करते हैं तो हम फोलियर स्प्रे पे भी जाते हैं, तो उसकी भी वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तुलनात्मक थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है फोलियर स्प्रे में, लेकिन 100 के 100% कारगर सिद्ध होगा, लाभकारी रहेगा। 1 बीघे में कितना इस्तेमाल करें सर इसको? जी, ये 1 एकड़ में 2 किलोग्राम रिकमेंडेड होता है, लेकिन यदि आपके पास समय का अभाव होता है तो आप उसकी मात्रा गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करके आप उसकी मात्रा बढ़ा दें तो आप 1 किलो पर बीघा तक भी जा सकते हैं। जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी दोनों कार्यक्रम में आए और आज बहुत अच्छी जानकारी रही, काफी किसान भाइयों ने भी भाग लिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल।